कार सेवक था कि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से भीलवाड़ा को भी गुजरात मॉडल में तब्दील कर देने की साजिशें तेज हो गईं। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो जाना या सांप्रदायिक घटनाओं का घट जाना बेहद आम बात हो गई भीलवाड़ा में। इतना ही नहीं, मंदिरों और मस्जिदों के ऊपर रंग छिड़काव और जानवरों की हड्डियों का प्रांगणों में पाया जाना भी बेहद आम बात हो गई। जब प्रशासनिक जांच की गई तो उसके पीछे पाया गया कि मंदिरों में हड्डियां रखने के आरोप में संघ से जुड़े संगठनों के सरगना ही पकड़े गए तो लोगों के पैर तले जमीन खिसक गई। उसके बाद भंवर मेघवंशी जी फैसला लेते हैं कि PUCL की फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ मिलकर जो है वो अच्छे से पड़ताल होनी चाहिए इन सभी चीजों की, और एक छोटी सी रिपोर्ट छोटी पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं, फांसीवाद की आहटें। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद सारा माहौल जो है वो बदल जाता है और अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 49, अपने ही भंवर में। अब वो किस तरह अपने ही भंवर में फंसते चले जाते हैं और फिर वहां से अथक प्रयास करके किस तरह वे बाहर आते हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प और हौसला पैदा करता है। तो अंत तक इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहिएगा। फांसीवाद की आहटें नामक इस रिपोर्टनुमा किताब ने हिंदुत्व के पैरोकारों के चरित्र को सरेआम नंगा कर दिया। उनकी भयंकर प्रतिक्रिया हुई। इसने सांप्रदायिक तत्वों और पुलिस की सांठगांठ तथा दंगों के दौरान उनकी पक्षपात भूमिका को भी उजागर कर दिया था। इससे भीलवाड़ा जिला प्रशासन, पुलिस और सांप्रदायिक संगठन के लोग बेहद खफा हो गए। संघियों ने मुझे एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा हिंदुओं की भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए 5 मई 2005 को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मुझे गिरफ्तार करके और किताब को प्रतिबंधित करने की मांग कर डाली। तो ये समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसी भावनाएं हैं जो हर चीज पे आहत हो जाती हैं। आप सच लिख दें, सच बोल दें या इनके खिलाफत करें, हर चीज पे ये आहत हो जाती हैं। बिना कोई FIR दर्ज किए ही पुलिस ने मेरी घेराबंदी शुरू कर दी। मुद्रक के यहाँ छापा मारकर किताब की प्रतियां ले ली गईं और इतना धमकाया गया कि मुझसे बात तक करने को अभी तक राजी नहीं है। तो जब ये आपको नहीं टारगेट कर पाते हैं या आपको नहीं झुका पाते हैं तो ये आपके आसपास के लोगों को टारगेट करते हैं। और इस आत्मकथा के दौरान हमने ऐसे कई सारे घटनाओं या इंसिडेंट्स को पढ़ा है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा के स्थानीय नेता, जिनमें ओम प्रकाश और एक कुत्सित मैली जातीय मानसिकता के पत्रकार भैरू लाल शामिल थे, के नेतृत्व में बजरंग दल एवं हिंदू धर्म रक्षा परिषद ने मेरे साथियों को धमकियां दी। यहां तक कहा कि अगर वे हिंदू हैं तो मुझ सरीखे हिंदू विरोधी आदमी का साथ छोड़ देना चाहिए उन्हें। मांडल में फांसीवाद की आहटें की होली जलाई गई। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, इसी आत्मकथा में हमने पढ़ा है कि संघ में होली और दिवाली, जो हिंदुओं के सबसे बड़े और प्रमुख त्योहार माने जाते हैं, वो नहीं मनाए जाते। तो इसी के पीछे भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर वो क्या वजह है कि संघ इन प्रमुख त्योहारों को नहीं मनाता और ना ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को वे सेलिब्रेट करता है। इससे उनकी मंशा और मानसिकता दोनों का पता चलता है और इसके पीछे की जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए कि आखिर वो क्या वजह है कि होली वो जलाते तो हैं लेकिन मनाते नहीं। मेरा सामाजिक आर्थिक बहिष्कार कर दिया गया और मांडल में मेरे घुसने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदू धर्म रक्षा परिषद नामक नवोदित संगठन के बैनर तले वे ही पुराने हुड़दंगी आ जुटे और हथियारों से लैस होकर मेरे गांव और घर तक आ गए। तो ये संघ के काम करने की कार्यशैली है जो बेहद दिलचस्प है। जैसे ही रिपोर्ट के जरिए, मुझे ऐसा लगता है, अनुमान है मेरा कि रिपोर्ट के जरिए जिन संगठनों का नाम सामने आया होगा तो उन संगठनों में दोबारा काम करके और ज्यादा माहौल को गरमाने की बजाय इन्होंने तुरंत नया संगठन खोल लिया और उसमें वही सारे लोग जो पहले के संगठनों से जुड़े रहे होंगे शामिल हो गए और नई घटनाओं को अंजाम देने लगे। तो एक अनुमान है भंवर मेघवंशी जी ने जो लिखा है उसके तहत, जहां पर उनका सामना मेरे खूंखार किस्म के पिताजी और जवान तथा निडर बंधु बांधवों से हुआ,
घर वालों को संघ परिवार द्वारा हमला किए जाने की आशंका पहले से ही थी, इसीलिए मुकाबले के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। जब सामना करने वाले तैयार मिले तो कायरों की जमात भाग छूटी, पर मुझे जरूर देशद्रोही और धर्मद्रोही तनखैया घोषित कर दिया गया। किसका तनखैया, ये आगे आपको पता चलेगा। अंततः मांडल थाने में मेरे विरुद्ध परिवाद दर्ज कर लिया गया। राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय ने मेरी तुरंत गिरफ्तारी के मौखिक आदेश जारी कर दिए। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन करिए कि मौखिक आदेश जारी किए, वो क्यों जारी किए वो आखिर में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं उस वक्त जयपुर से भीलवाड़ा के रास्ते में था। एक पत्रकार साथी महेश अग्रवाल का संदेश मिला कि अभी मैं एसपी से मिलकर आ रहा हूं, पूरा अमला तुम्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में है। ऊपर से बहुत दबाव है। मैंने तुरंत अपने लोगों से संपर्क किया, उन्हें नए घटनाक्रम की जानकारी दी। मैं किशनगढ़ ही उतर गया और भीलवाड़ा जाने की बजाय जयपुर लौट आया। मैंने गृह सचिव से मुलाकात की और उनके समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने पूरी बात सुनी और सलाह दी कि जितनी जल्द से जल्द हो सके राजस्थान छोड़ दो, क्योंकि इस मामले में गृह मंत्री व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। भारतीय भवन विद इन ब्रैकेट संघ कार्यालय से निर्देश है कि भंवर मेघवंशी को तुरंत पकड़कर जेल भेजा जाए। यह आदमी माहौल खराब कर रहा है। तो जो इनकी मुखालफत करता है उसे ये देशद्रोही या धर्मद्रोही करार दे देते हैं और उनके खिलाफ हर तरह की घेराबंदी चालू कर देते हैं। न केवल उनके खिलाफ बल्कि उनकी जो मदद पहुंचाने में सहयोगी हैं उनको भी ये लोग घेरते हैं। स्थितियां विकट होती जा रही थी। कई साथी ऐसे मौकों पर कंडी काटने लगे, कुछ ने तो बातचीत ही बंद कर दी। मैंने सार्वजनिक कार्यकर्ता अरुणा राय जी को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने तुरंत राज्य के मुख्य सचिव से बात की और दिल्ली में भी कई मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही मुझे तुरंत दिल्ली पहुंचने की भी सलाह दी। मैं दिल्ली पहुंचा, जहां से आगामी कुछ महीनों के लिए मुझे देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता रहा। दिल्ली में मैंने कुलदीप नैयर, हर्ष मंदर, अरुंधति राय, भारत डोगरा और प्रभात जोशी से मुलाकात की। नामचीन वकील प्रशांत भूषण ने भी मेरा मामला मानवाधिकार आयोग में दर्ज करवाया। भारत डोगरा ने तथा अरुणा राय और ममता जेटली ने मेरे पक्ष में लेख लिखे। हिंदी पत्रकारिता के दिग्गज प्रभाष जोशी ने मुझे निर्माण विहार स्थित घर पर बुलाया और पूरी कहानी सुनी। मैं जब उनसे बात कर रहा था तो वे बीच बीच में सिंघाड़े खा रहे थे और मुझसे भी कहते थे, खाओ महाराज। मैंने सोचा कि ये कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे, इनका तो पूरा ध्यान ही खाने में लगा हुआ है। लेकिन बाद में मेरे वहां से निकलने से पहले उन्होंने अपने लैंडलाइन फोन से तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत से बात करी। और आगे जो डिस्क्रिप्शन है, जो ब्यौरा है, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। उनका अंदाज ही निराला था। प्रभाष जी बोले, भैरों सिंह जी, आपका गरीब सेवक प्रभाष जोशी बोल रहा हूं। आपकी चेली विद इन ब्रैकेट वसुंधरा राजे राजस्थान में हमारे आदमी को विद इन ब्रैकेट भंवर मेघवंशी को परेशान कर रही है, उसे समझाओ। फिर उन्होंने मेरे साथ हो रहे संघीय उत्पीड़न की पूरी कहानी उन्हें बताई। मुझे कुछ आस बंधी। बाद में अगले ही रविवार को जनसत्ता के कागज तारे स्तंभ में एक आलेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था, भंवर में फंसा एक मेघवंशी। हिंदी जगत के नामचीन पत्रकारों, साहित्यकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की एकजुटता और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दखल दिए जाने तथा देश भर में हो रही किरकिरी ने राजस्थान सरकार को बैकफुट पर ला दिया। तो ये लोग डरते हैं यदि किसी चीज से तो वो है जन आंदोलन से। बाकी ना इन्हें शासन की चिंता है, ना प्रशासन की, ना संविधान से ये डरते हैं, ना उसका मान सम्मान करते हैं। आश्चर्य की बात यह रही कि इस मामले पर देश भर के सामाजिक संगठन बोल रहे थे। पीयूसीएल जैसे मानव अधिकार संगठन पूरी मदद कर रहे थे, मगर किसी भी दलित साहित्यकार और दलित संगठन ने एक शब्द नहीं बोला। तो इसमें सभी छोटे बड़े दलित संगठनों का नाम शामिल हो जाता है। तो आखिर ऐसे दलित संगठन किस काम के? और यदि वे आपको पर्ची काटने को भी कहते हैं संगठन के नाम पर, दलित अस्मिता के नाम पर, तो आखिर वो सारा पैसा वसूला किया जा कहाँ रहा है, जब ये लोग अपने ही लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते, उनके बारे में बातचीत नहीं कर सकते।
सत्तारूढ़ भाजपा को समझ में आ गया कि अभिव्यक्ति की आजादी और एक दलित पत्रकार के मानव अधिकार हनन का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। असली बदनामी से घबराई सरकार ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की, भंवर मेघवंशी के खिलाफ राजस्थान के किसी भी थाने में कोई भी मामला ना तो दर्ज है और ना ही कोई परिवारवाद लंबित है। उनकी किताब फांसीवाद की आहटे पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस दलित लेखक का कोई उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ध्यान दीजिए इस शब्द पर कि जो भी गिरफ्तारी थी वो लिखित रूप में नहीं थी, मौखिक रूप में थी। मौखिक रूप में क्यों थी ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कह देने भर से गिरफ्तारी कर ली जाती है, उसका कोई प्रमाण नहीं रखा जाता है, और यदि मामला बिगड़ता लगे या पासा उल्टा पड़ जाए तो बड़े आराम से लोग कह सकते हैं कि ये लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, प्रशासन को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि लिखित में तो कोई एविडेंस नहीं है। और यदि ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि मौखिक रूप से कहीं गिरफ्तारी का आदेश होने पर यदि वे व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए तो उसके साथ जो बदसलूकी होती है उसका भी किसी को अंदाजा नहीं हो सकता। तो किस तरीके से ये लोग काम करते हैं ये इस आत्मकथा के जरिए हमारे सामने बाखूबी आ रहा है। इस तरह सरकार साफ मुकर गई, लेकिन मेरा अघोषित बहिष्कार जारी रहा। मुझे अगले 3 वर्षों तक मांडल में जाने से पहले पुलिस में सूचना देनी पड़ती थी। हर बार पुलिस सुरक्षा में जाना पड़ता था। लोग दुकानों पर सामान नहीं देते थे, यहाँ तक कि मांडल बस स्टैंड पर चाय तक नहीं दी जाती थी। तो कितना मुश्किल होता है ये सामाजिक बहिष्कार, इसी से लोग घबरा जाते हैं। अमूमन धमकियां जरूर रोज मिलती रहती थी। अधिकांश साथी उस दौरान में इंसान नहीं रहे, सिर्फ हिंदू रह गए। अनेकों ने तिलक लगाना शुरू कर दिया और कई तो मेरे नाम और छाया तथा जिक्र तक से दूर भागने लगे। मैं जाति बाहर किया गया, धर्मद्रोही साबित हुआ, मुझे शैतानी मुल्लों का वकील कहा गया। बहुत करीबी हिंदू दोस्त भी नजरें चुराने लगे। कई बार तो लगता था कि अपनी छाया ही बैरन हो गई है। मगर इस संकट काल में मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथियों अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह, राज जांगिड़, तारा अहलुवालिया, महिपाल वैष्णव, गंगा सिंह राठौड़, अब्दुल हामिद बागवान, योगेंद्र पंवार, अलाउद्दीन बेदिल, बद्री भाई साहब, आबिद हुसैन शेख तथा प्रहलाद राय व्यास जैसे लोग भी थे जो मेरे साथ चट्टान की भांति खड़े रहे। तो कुछ चीजें, कुछ रिश्ते जो हैं वो जाति और धर्म से काफी ऊपर होते हैं। घर परिवार से तो पूरा समर्थन हासिल था ही। पिताजी की बंदूक उन दिनों हर वक्त लोड रहती थी, हालांकि उसमें धाएं धाएं की आवाज कभी नहीं निकल पाई। मगर अहिंसा में पूरा यकीन करते हुए भी गुज़िश्ता तमाम सालों में हमें पूरी तरह शस्त्रों से लैस रहना पड़ा, क्योंकि विरोधी अहिंसा की भाषा नहीं समझते हैं। उन्हें तो शठे शाठ्यम समाचरेत यानी कि जैसे को तैसा समझ आता है। इसलिए इन लंठों के लिए हमने अपनी लाठियों को सदैव ही तेल पिलाया और आगे भी पिलाते रहना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन ये बहुत सारी संघ की कार्यशैली को हमारे सामने उजागर भी करता है। इस पर लगातार सोच विचार और मंथन होना चाहिए, और होली और दिवाली के विषय में लेकर जो प्रश्न या जो सवाल मैंने आपसे उठाए हैं उन पर भी लगातार चर्चा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए, खोजबीन होनी चाहिए कि आखिर संघ होली जलाता है तो मनाता क्यों नहीं है। इन सब विचार मंथनों के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूं, और अगले एपिसोड में आपसे जल्द भेंट होगी। तब तक अम्बेडकरनामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करना और इनके बारे में बातचीत, चर्चा करना भी न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।